आप देख रहे हैं जी बिजनेस और इस शो के दौरान हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातचीत करेंगे। सेबी के डिसीजन के बाद इम्पैक्ट के बाद मैनेजमेंट से जो बातचीत थी वो भी आपको सुनवाएंगे। और बड़े एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं कि अब शेल कंपनियों पर जो सरकार की या फिर सेबी की सख्ती बढ़ी है, ये प्रोसेस पूरा आगे किस ओर जाएगा, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार फटाफट से देख लेते हैं मार्केट्स को, क्योंकि इस खबर ने मार्केट का मूड बिगाड़ा है। और कल के सेशन में भी हमने 10,000 के लेवल ब्रीच होकर लोअर लेवल पर क्लोजिंग दी थी और वही रुझान आज ही बना हुआ है। आज तो इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज भी सपोर्टिव नहीं थे। निफ्टी इंट्राडे लोस पर अभी ट्रेड कर रहा है 42 अंकों की कमजोरी के साथ 9935 के लेवल्स पर। सेंसेक्स भी करीब 150 अंक ऊपर है। जो पॉकेट्स या फिर जो स्टॉक्स आज के सत्र में कमजोर है उनमें आप देखिए फार्मा स्टॉक्स। आज फार्मा स्टॉक्स ने प्रेशर क्रिएट किया है इंडेक्स पर। ऑरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, नेटको फार्मा, डीवीज लैब सभी शेयर्स आज के सेशन में कमजोर हैं। कुछ चुनिंदा ऑटो शेयर्स भी, टाटा मोटर्स डीवीआर, बजाज ऑटो, ये शेयर्स भी आज के सेशन में कमजोरी दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आज के सत्र में भी हमने देखा है कि जो डेट हैवी कंपनीज हैं वो आज भी अंडर प्रेशर बनी हुई हैं। हालांकि अगले महीने का जो पहला मंडे होगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा उन कंपनियों के लिए जो कि 331 शेल कंपनीज की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन इतना फॉर श्योर है कि सेबी के लिस्ट जारी करने के बाद जो सरकार की सख्ती है वो कांस्टेंट बढ़ती जा रही है। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिली है कि सरकार शेल कंपनियों का डेटा तैयार कर रही है। कई एजेंसीज हैं जो शेल कंपनियों की जांच कर रही है। यहां तक कि कंपनियों से संबंधित जो पेनी स्टॉक्स हैं उनकी भी जांच एसएफआईओ कर रहा है। इसी पर इनफैक्ट हम बातचीत भी करेंगे। मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी भी मौजूद हैं और साथ ही साथ मेरे सहयोगी संदीप भी मौजूद है। पहले आलोक आप बताइए एग्जैक्टली क्या सोच है सरकार की और ये क्या इंडिकेशन मिल रही है कि अभी तो सिर्फ 331 कंपनियां हैं, लेकिन अगर ये जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी ये लिस्ट शायद और बढ़ सकती है। बिल्कुल, देखिए सेबी की तरफ से जो कार्रवाई हुई है 331 कंपनियों के खिलाफ, उसमें खासतौर से एसएफआईओ काफी दिनों से इनकी जांच कर रहा था और उन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाइयां हुई हैं। इन कंपनियों, सरकार की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया है उसमें यही कहा गया है कि ये सारी कंपनियां शेल कंपनियां नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो लिंक्स हैं वो शेल कंपनियों से है या फिर कुछ ऐसी पेनी स्टॉक्स कंपनियां थी जो इनके लिए मनी लॉन्डर कर रही थी। और जो मोडस ऑपरेंडी था पूरा वो ये था कि कहीं ना कहीं बोगस बिलिंग के जरिए इन कंपनियों का पैसा काले से सफेद किया जा रहा था। तो ये पूरा आरोप है इन कंपनियों पर और देखना होगा कि आगे ये कंपनियों पर आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि इसके बाद की जो कार्रवाई है वो तो एक तो डीलिस्ट करने की कार्रवाई है स्टॉक मार्केट से, और दूसरा इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो इनको डी रजिस्टर कर सकता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के जरिए। तो ये आगे की कार्रवाई है। लेकिन इस दौरान जो एक बड़ा सरकार की तरफ से कदम उठाया जा रहा है नोटबंदी के बाद, ये बताया जा रहा है कि पीएमओ के आदेश पे एक टास्क फोर्स बना है जो कि इस पूरे मामले को देख रहा है और खास तौर से एक तरह से कह सकते हैं कि एक शेल कंपनियों के लिए एक डाटा बैंक बन रहा है, एक डाटा बैंक क्रिएट करने की कोशिश कर रही है सरकार ताकि इन शेल कंपनियों पर नजर रखी जा सके। तो कुल मिलाकर देखिए जो कंपनियों पर कार्रवाई हो रही है ये कोई पहली और आखिरी कार्रवाई नहीं है। हालांकि ये एसएफआईओ की तरफ से पहला सेट जो भेजा गया है इन कंपनियों पर कार्रवाई करने के लिए, इसके आगे भी कंटिन्यूअस प्रोसेस ये चल रहा है इन्वेस्टिगेशन का और आने वाले दिनों में कुछ और कंपनियों के नाम सामने आ सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। कई जांच एजेंसीज अब इसमें इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कि ये लिस्ट अब यहां से और वाइडन हो। छोटे निवेशक हो या फिर बड़े निवेशक हो, बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो कि इन कंपनियों में फंसे हुए हैं। ये लिस्ट जानेंगे संदीप से, लेकिन आपको बता दें कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा से हमने बातचीत की और उन्होंने सेबी के इस कदम पर सवाल उठाया है। वीके शर्मा के मुताबिक लिस्टेड कंपनियों को लेकर सेबी को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए था। सेबी के कदम से बाजार की मार्केट कैप करीब 1.25 लाख करोड़ साफ हो गई और छोटे निवेशकों को बचाने की जिम्मेदारी भी सेबी की है। सुनिए मिस्टर शर्मा का व्यू कि ये जो कंपनियां, उनमें से 162 कंपनियां जो लिस्टेड थी उनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ जैसा था और कल इस डिसीजन की वजह से मार्केट कैप के अंदर 1,35,000 करोड़ रुपए हमारा मार्केट गंवा चुका है। यानी कि जो ओवरऑल जो पैसा था उससे 10 गुना ज्यादा। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि एक लिस्टेड कंपनी एक अलग केटल ऑफ फिश है और उसको अटैक करने का तरीका ये है कि आपको सावधानी से करना पड़ता है कि आप जो एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं उसके अंदर वो जो कीटाणु हैं जिनको मारने की कोशिश कर रहे हैं वो तो मरेंगे, लेकिन जो आम आदमी, आम इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर जिसको बचाने की सेबी की सबसे बड़ी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मरता है। तो ये बिल्कुल जबकि ऐसी चीजें थी सेबी के पास जिसको यूज कर सकता था ट्रेड टू ट्रेड में डालने का। और सीधी बात, एक क्वेश्चन ये उठता है कि जो ट्रेड मेहर
महीने में एक बार पहले मंडे को हो सकता है प्योर मार्जिन के साथ जितनी भी अपने मार्जिन रखी हैं उनके साथ अगर वो एक दिन हो सकता है तो अन्य दिन क्यों नहीं। इनफैक्ट संदीप मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं। संदीप, ये तो चीज हमें समझ में आ रही है कि जिस तरह से जांच बढ़ रही है, ये जो लिस्ट है ये शायद आगे और भी लंबी हो, लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि इन 331 कंपनियों में पेनी स्टॉक्स भी बहुत सारे हैं और करीब 10-20 कंपनियां ऐसी भी हैं जो कि काफी एक्टिव स्क्रिप्ट्स थी, और इन एक्टिव स्क्रिप्ट्स में छोटे निवेशक तो फंसे हैं ही, लेकिन कुछ बड़े नाम भी हैं। बड़े फंड हाउसेस से लेकर राकेश झुनझुनवाला तक भी इन कंपनियों में निवेशित हैं। एग्जैक्टली इस लिस्ट में बताएंगे कौन कौन से बड़े नाम है जो इन कंपनियों में फंसे हुए हैं? पहले दिवाली, अगर छोटे निवेशकों की बात करें तो अगर आप जो 331 कंपनियों की बात कर रही हैं जिनको शेल घोषित किया गया, उसमें से टॉप 20 की अगर आप बात करें, जिन्हें आप एक्टिवली ट्रेडेड काउंटर्स की बात कर रही हैं, उसमें से अगर आप ऐसी कंपनियां जिनमें छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी है उसको अकाउंट फॉर कर ले तो 20 कंपनियों में ही करीब 3000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम है जो कि छोटे निवेशकों की अब पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। इसमें अगर आप प्रकाश इंडस्ट्रीज देखें तो 1121 करोड़ रुपए का छोटे निवेशकों का निवेश है इस कंपनी में। जय कुमार इंफ्रा में करीब 350 करोड़, इस तरह से एसक्यूएस, गैलेंट इस्पात, पिंकन स्पिरिट, पार्श्वनाथ में 200 से लेकर 250 करोड़ रुपए के आसपास की रकम फंसी हुई है। और 4 और कंपनी जिसमें एआरएसएस इंफ्रा, असम कंपनी, सिग्नेट, गैलेंट इस्पात, गैलेंट मेटल और आधुनिक इंडस्ट्रीज, यहाँ पे 70 से लेकर 125 करोड़ रुपए के आसपास की रकम है वो छोटे निवेशकों की फंसी है। तो कुल मिलाकर जो सेबी का फैसला आया उसमें अगर आप इन 20 कंपनियों की बात करें जो कि एक्टिवली ट्रेडेड है, तो इसमें छोटे निवेशकों की जो हिस्सेदारी उसको कुल मिलाकर अगर आप जोड़ लें तो करीब 3000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम फंसी है। लेकिन ये जो लिस्ट है यहीं तक सीमित नहीं है। जो बड़े निवेशक हैं, चाहे आप विदेशी निवेशकों की बात करिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में एलआईसी जैसे जो नाम है उनकी बात करें, या तो फिर जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं वो भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। प्रकाश इंडस्ट्रीज में देखिए बिग बुल का निवेश है, करीब 1% के आसपास की हिस्सेदारी है जिसकी वैल्यू करीब 21 करोड़ रुपए के आसपास बनती है। और इसी कंपनी में बीएनपी पारिबा का भी स्टेक है, करीब 3.5% की हिस्सेदारी उनकी भी है। गोल्डमैन सैक्स जय कुमार इंफ्रा में, जिसने आज ही सफाई दी जो कि सैट में भी गया है, वहां पे करीब 3.5% के आसपास की हिस्सेदारी है। और एसक्यूएस बीएफएसआई इंडिया, इसमें आईएफएल का करीब 2.25% के आसपास का निवेश है। पिनकन स्पिरिट्स में एक्सिस बैंक का निवेश है। और पार्श्वनाथ में अगर आप देखें तो 2 ब्रोकिंग हाउसेस, एक तो आनंद राठी और दूसरा रेलिगियर, इनकी 1 से लेकर 2.25% के आसपास की हिस्सेदारी है। असम कंपनी के इंपॉर्टेंट नाम है दीपाली, इसमें देखिए तो एलआईसी हिस्सेदारी होल्ड करता है। एलआईसी का इसमें करीब 2% के आसपास का हिस्सा है। इसके अलावा कुछ बैंकों की अगर आप बात करें, प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक का मार्ग में हिस्सा है, और इसी कंपनी में सिंडिकेट बैंक की भी हिस्सेदारी है। एक कंपनी जिसमें एक स्टेट गवर्नमेंट का भी स्टेक सामने आया है वो है ओडिशा स्पॉन, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का हिस्सा है। करीब 5% के आसपास की हिस्सेदारी वो होल्ड करते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी है इस स्टेट की वो इसमें करीब 5% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करती है। तो नो डाउट छोटे निवेशकों को काफी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन बिग बुल जैसे निवेशक, एलआईसी जैसे जो एस इन्वेस्टर्स हैं वो भी इससे अछूते नहीं रहे हैं, और इनके भी कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग बैन लगा है उससे काफी असर पड़ा है। ठीक है, तो छोटे निवेशक ही नहीं, बड़े बैंक्स हो, बड़े फंड हाउसेस हो या फिर बड़े इन्वेस्टर्स हो, उनको भी करोड़ों का नुकसान इस डेवलपमेंट से हुआ है। और इनफैक्ट करीब 4-5 ऐसी कंपनियां हैं भी इस लिस्ट में जिनको लेकर क्वेश्चन रेज भी हो रहे हैं। इनफैक्ट ये बात प्राइम डेटाबेस के एमडी पृथ्वी हल्दिया ने भी कही। उन्होंने भी कहा कि जिन कंपनियों के नाम शेल कंपनियों की लिस्ट में डाले गए उनमें 4 से 5 कंपनियां ऐसी जिनको लेकर क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, लेकिन 4-5 कंपनियों को लेकर सेबी के पास खास जानकारी होगी। हो सकता है 4-5 कंपनियां शेल कंपनियां ना हो, लेकिन उनसे नुकसान ज्यादा हो। उनका व्यू भी सुनिए। जहाँ तक 4-5 नाम जो लिए जा रहे हैं, अखबारों में भी आ रहा है कि ऐसी कंपनीज हैं जो शेल कंपनीज नहीं हैं। हो सकता है इसके पीछे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है सेबी और एमसीए के पास जो उनको ये अलर्ट कर रही है कि ये कंपनीज शेल नहीं है इन द रियल ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, पर ये कंपनीज वैसी हैं जिनसे मार्केट को नुकसान हो सकता है। और अगर वो कंपनीज वाकई में अगर कोई गलती से इस लिस्ट में इंक्लूड हो गई हैं तो आई एम श्योर दे विल गो टू सैट और गो टू सेबी एंड प्रूव कि उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है और उनको वापस से रीस्टेट किया जाए। तो ये प्रोसेस तो खुला है ही, और पर 2-4-5 कंपनीज के चक्कर में अगर 350 कंपनीज या 350 कंपनीज जो कि वाकई में बिजनेस में नहीं है या फ्रॉड में है या कोई और नॉन कंप्लायंस में है, अगर उनको मार्केट से हटा दिया गया तो एक अच्छी बात है। तो पृथ्वी हल्दे का भी आपने व्यू सुना, और जो 4-5 कंपनी की बात कर रहे हैं हमने देखा भी है, जय कुमार इंफ्रा, पार्श्वनाथ, प्रकाश इंडस्ट्रीज, एसक्यूएस इंडिया, ये कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं जिन्होंने अपने आप को शेल कैटेगरी में डाले जाने पर क्वेश्चंस भी रेज किए हैं। जय कुमार इंफ्रा तो इनफैक्ट सैट भी पहुंच गया है, उन्होंने सेबी को भी लिखा है कि अपना वो रेस्ट्रिक्टेड ऑर्डर वापस लें,
और ये उन्होंने कहा है कि अगर सेबी की ओर से कन्विंसिंग जवाब नहीं आया तो वो सैट में जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पैक्ट मार्केट में इससे जरूर दिखा है, सेंटिमेंट्स थोड़े से नेगेटिव हुए हैं, कल के सत्र में भी वीकनेस थी और आज भी वो कंटिन्यू होता हुआ दिखा है। लेकिन इस वीक मार्केट में भी कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव है, या तो परफॉर्मिंग साइड पर या फिर डिसअपॉइंटमेंट साइड पर। पहले आप देखिए मेटल स्टॉक्स को। आज के सत्र में मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देखा गया है। इनफैक्ट लगातार कई दिनों से ये स्टॉक्स चल भी रहे हैं। एशियन मार्केट्स में एल्यूमिनियम और जिंक के प्राइसेस कांस्टेंट सर्च कर रहे हैं और इसी वजह से हिंडाल्को, वेदांता, नाल्को, हिंदुस्तान जिंक, ये सभी शेयर्स अच्छा वाइब्रेंसी दिखा रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, इस पर एक एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किरण जाधव हैं। किरण, गुड आफ्टरनून। ये मेटल्स में ये बताइए, 2-3 दिनों से मूव तो अच्छा है, सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव है, नया ट्रेड किस स्टॉक में पिक कर सकते हैं अभी? अगर किसी को चूज करना ही है तो दीपाली जी, मैं नेशनल एल्यूमिनियम की बात करूंगा, जहां पे एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है निचले स्तरों पे। और मेरा मानना है कि 69 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए और टारगेट्स के लिए 75, 79 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। जहां तक हिंडाल्को की बात है, हिंडाल्को में मैं अभी फ्रेश पोजीशंस ना लेने की सजेशन दूंगा क्योंकि कल भी हमने देखा था 242, 243 का टॉप बनाया था, आज भी करीबन वही टॉप्स है और उधर से थोड़ी सी बिकवारी देखने को मिल रही है। इधर जिनके पास है इनके लिए स्टॉप लॉस 232 का रहेगा। 232 के नीचे अगर हिंडाल्को निकलता है तो मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशन बेच के निकल जाना चाहिए। इधर से काफी अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल सकती है। डेरिवेटिव डेल्टा ये में भी अगर देखते हैं तो यही हमें मैसेज मिलता है। जी, तो हिंडाल्को अच्छा लग रहा है किरण को। ये स्टॉक कह रहे हैं कि यहाँ पर आप अगर पोजीशंस बनाई हुई है तो होल्ड कर सकते हैं, अभी 2% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। एक और पॉकेट है जो कि कांस्टेंट चल रही है, वो है ब्रोकरेज हाउसेस के शेयर्स। आज भी आप देखिए एडलवाइज, आईएफएल, साथ ही जेएम फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स पे अच्छा मूव देखा जा रहा है और एडलवाइज तो कांस्टेंट चल भी रहा है। आज भी 5.5% का मूव है, 250 के लेवल्स हैं। ये टारगेट्स नेक्स्ट क्या हो सकते हैं? टेक्निकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है किरण एडलवाइज, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्डर्स को क्या करना चाहिए? मुनाफा समेट लें या फिर ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? नहीं, बिल्कुल मुनाफा समेटने की सलाह नहीं होगी। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, 52 वीक हाई पे चल रहा है, ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में है, तो मेरा मानना है कि इधर से रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो अभी के लिए एक अच्छा सपोर्ट बनके 220 का लेवल है, थोड़ा सा डीप डाउन है पर वही सही लेवल है। 220 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। प्रैक्टिकली सारे के सारे ब्रोकिंग कंपनीज में अच्छा खासा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चार्ट पैटर्न अच्छा है एडलवाइस में, पोजीशंस अपनी होल्ड कर सकते हैं। ये स्टॉक यहाँ से और मजबूत हो सकता है, अभी 250 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है।